कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.1 उसमें पहला सवाल दिया है, कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और उन आकृतियों में से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं छांट करके। अगर आप साधारण वक्र एवं बहुभुज के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो दी गई है, उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3.1 से पहले जो इसका परिचय है उसमें वक्र बहुभुज विकर्णों के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे ये इन्हें समझने में बहुत आसानी हो जाए। चलिए इनको देखते हैं। ये 8 आकृतियाँ दी गई हैं। साधारण वक्र छांटने, तो साधारण वक्र की क्या विशेषता थी? साधारण वक्र की विशेषता थी कि ऐसी समतलीय आकृति कि जिसको हम बिना पेंसिल उठाए हम बिंदुओं को मिला देते हैं, तो क्या कहलाती है? वो साधारण वक्र कहलाती है। तो देखिए इसमें से हम चलते हैं, बिना पेन उठाए इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसका मतलब पहली क्या है? सरल वक्र। इसको भी बन जाएगी 2। यहाँ देखते हैं भाई, एक बना दिया, लेकिन पेन उठाना पड़ेगा तभी तो बनेगा दूसरा गोला हमारा, तो इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। तीसरा वाला, ये चल दिए सर, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये गए इधर गए ये गए और ऐसे करके और वापस यहीं आ जाते हैं, तो इसका मतलब साधारण वक्र क्या ये है? चौथी आकृति। अब यहाँ देखते हैं भाई, पेन को यहाँ रखा और घुमाते हुए ले गए, इसका मतलब यह भी क्या है? साधारण वक्र। एक ये यहाँ से जाएंगे और फिर ये ले आएंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई? सरल यानी साधारण वक्र हो गया। इधर गए, ये घूम के जाएंगे और बिना पेन उठाए बन जाती है, तो ये क्या हो गई? हमारी साधारण वक्र। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं भाई, ये गए फिर ये पेन उठाए वगैरह बन गए, ये सभी क्या हैं? साधारण वक्र है हमारे। जहाँ पर पेंसिल को नहीं उठाते हुए अगर आकृति बन जाए तो वो क्या? सभी की सभी हमारे साधारण वक्र हैं। अब कह रहा कि साधारण बंद वक्र, तो देखना कौन से में? वक्रों में ही देखना है कौन सी साधारण बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। देखिए यहाँ से चलते हैं कि बंद है बिल्कुल, इसका मतलब पहली आकृति। यहाँ से देखते हैं साधारण वक्र बंद है, ये भी बंद है, इसका मतलब दूसरी भी। ये हमारी साधारण वक्र है ही नहीं, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से चल दिए, तो ये तो काट रही है जगह जगह पर, यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, यहाँ काटते हैं, इसका मतलब क्या है? साधारण बंद आकृति नहीं है, काटनी नहीं चाहिए आपस में। उसमें साधारण बनता कि काटनी भी नहीं चाहिए और बंदी भी होनी चाहिए, लेकिन ये तो काट रही है, इसलिए ये नहीं है। अब यहाँ देखते हैं भाई, ये पूरी यहाँ से प्रारंभिक बिंदु स्टार्ट किया और अंतिम भी यहीं आ रहा है, इसका मतलब यह साधारण बंद वक्र है। इसको भी देखते हैं भाई, ये भी साधारण वक्र बंद है, छठवीं आकृति। इसको भी देखते हैं, ये भी साधारण क्या है? वक्र बंद है। लेकिन यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ गए फिर ये अलग आकृति, ये अलग आकृति, दोनों काट रहे हैं, इसका मतलब ये है साधारण बंद वक्र नहीं है। एक त्रिभुज क्या दे रखा है? एक त्रिभुज। त्रिभुज कहाँ है इसमें? सॉरी त्रिभुज नहीं है, ये बहुभुज होना चाहिए भाई, ये मिस्टेक से लग गया है। ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज का मतलब रेखाखंडों से बनी हुई आकृति। तो रेखाखंड इसमें है, इसका मतलब पहली आकृति। ये वाली दूसरी भी क्या है? बहुभुज है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें वक्र हैं, इसमें ये काट रही है, काटने वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें वक्र हैं और इसमें दोनों वक्र हैं, लेकिन ये भाग रेखाखंड नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। यहाँ पर ये रेखाखंड नहीं है, यहाँ पर ये, तो इसका मतलब 2 ही आकृति हमारी कौन सी है? केवल बहुभुज। अब बहुभुज, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब होता है प्रत्येक कोण 180 से कम होना चाहिए, तो 180 से इसके सारे कम है उत्तल, और 180 से अधिक आ जाए कम से कम एक कोण, देखो ये आ गया, तो ये कौन सी आ जाएगी हमारी? अवतल बहुभुज हो जाएगा। इस तरह हमने पहला प्रश्न किया। 8 ये देखिए आकृति, इनके आधार पर हमें क्या करना? छांटना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? हमें देखना ये आकृतियों के नाम दिए गए, इनमें कितने कितने विकर्ण
होते हैं। पहला एक उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। पहले तो कोई भी एक चतुर्भुज बना लिया जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कोई भी बना दिया, ये बना दिया उत्तल चतुर्भुज ए बी सी और डी, ये बना दिया। तो विकर्ण निकालने का जो परिभाषा थी क्या बताई थी, कोई भी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाना, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाना, लेकिन शर्त क्या है कि उसके आसन्न शीर्ष क्या कर देने में, छोड़ देने। अगर हम यहाँ से मिलाते हैं भाई, मान के चलिए इस जगह से मिलाते हैं, तो ये दोनों आसन्न छोड़कर सामने वाला ये मिला दी, एक विकर्ण। अब इससे ले लेंगे भाई, ये दोनों तो छोड़ नहीं है, सामने वाले से ले लेंगे, तो कितने विकर्ण प्राप्त हुए, 2। विकर्ण की संख्या बतानी है केवल, कितने प्राप्त होते हैं इसमें, एक उत्तल चतुर्भुज में 2। एक आता है सम षड्भुज, तो पहले एक आकृति बना लेते हैं भाई। चार भुजा 5 और ये 6, ये बना लिया हमने सम षट्भुज ए बी सी डी ई और एफ, ये होगा मेरी सम षट्भुज। इसमें विकर्णों की संख्या देख लेते हैं पहले। देखो अगर इस पॉइंट से लेते हैं तो ये नहीं लेना है और ये नहीं लेना है, क्योंकि आसन्न है एक ही यहीं पर, तो एक तो बन गया ये, 1 2 3। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, 3 के अलावा 4 5 और ये हो गया 6। इसके अलावा यहाँ से ये तो दे रखा है 7 8। अब अगले पर चलते हैं, 8 ये आ गया, ये आ गया, एक और रह गया, 8 और 1 9। अब हम कहीं से भी देखते हैं भाई, यहाँ से देखें तो ये 2 छोड़ दिए, तो ये तीनों के तीनों हमने ले लिए, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। विकर्ण हो जाएंगे कितने इसमें, 9। अब एक त्रिभुज ले लेते हैं भाई। ये ले लिए त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसमें त्रिभुज में अगर देखें हम इस भुजा से लें तो ये दोनों क्या है, इसकी आसन्न भुजाएं। तो अब तीसरी भुजा हमारे पास कोई है ही नहीं, क्योंकि सामने है ही नहीं शीर्ष हमारे पास में। अब यहाँ से देखें तो ये दोनों आसन्न भुजाएं, तो अगला कोई शीर्ष नहीं है। इसका मतलब विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें, 0। विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें, 0। प्रश्न नंबर 3 दिया गया कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। उत्तल चतुर्भुज थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360। यहाँ दे सकते हैं, हम देख सकते हैं इसको, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये दे दिए भाई। अब उसने कहा कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, तो उत्तल नहीं हो तो कौन सा होगा, अवतल होगा। तो क्या यह गुण लागू होता है, तो हम लिखते हैं जब चतुर्भुज उत्तल नहीं हो तब क्या करेंगे, नहीं हो तब बना लिया एक आकृति भाई हमने। ये लीजिए ए बी सी डी बना लिया। 4 भुजाएं, चतुर्भुजी तो बनाना। अवतल का मतलब है उत्तल नहीं है तो अवतल। 1 डिग्री एक कोण कैसा होना चाहिए, 180 से अधिक होना चाहिए। तो 180 से अधिक है तो हमने एक खींच लिया, इसमें क्या, विकर्ण। ठीक है, 2 त्रिभुज बना दिए, 1 त्रिभुज और 2 त्रिभुज। कोणों का नाम रख दिए 1 2 3 4 5 और यहाँ कर लिया हमने 6। सभी कोण रख लिए। अब त्रिभुज ए डी और बी, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में यहाँ देखते हैं कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस
कोण नंबर 3, तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरे में भी देखते हैं भाई, त्रिभुज ए सी और डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ देखते हैं कोण नंबर 4, 5 और 6, कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 कोण नंबर 6 बराबर भी कितना हो जाएगा 180, और समीकरण नंबर 2। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है। ये तो लिखा है हमने, त्रिभुज क्या जोड़ा 180 डिग्री, 180 डिग्री दोनों के लिए आया। यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर जोड़ दें भाई, कोण नंबर 1, ठीक है, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 कोण नंबर 5 कोण नंबर 6 बराबर 180 प्लस 180, क्योंकि 180 और 180 दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 6, अगर कोण नंबर 1 और 6 दोनों को मिला दें तो कोण नंबर कौन सा बन जाएगा, ए, कोण नंबर ए प्लस कोण नंबर बी का मतलब 2, कोण नंबर सी का मतलब 3 और 4। यदि हम कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, कोण नंबर डी बन जाता है भाई। यहाँ पर बचा 5 में से क्या बन जाएगा, कोण नंबर सी। देखो कोण ए बी सी और डी चारों आ गए, 180 कितने हो जाएंगे 360 डिग्री। तो 360 ही पहले में आया था, अवतल में उत्तल में 360, यहाँ भी 360। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होता है, बिल्कुल। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी यह गुण लागू होता है, ठीक है भाई। ये हमने सिद्ध करके बता दिया। इस तरह से पूरे चतुर्भुज में से 2 त्रिभुज बना लिए विकर्ण डाल के, और दोनों का 180 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360 डिग्री। प्रश्न नंबर 4, तालिका की जांच कीजिए। ये तालिका दे रखी है, यानी सारणी दे रखी है, उसमें दे रखा है प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले इस सारणी को हमें समझना है, उसके बाद में ये जो भुजाएं दी गई हैं 7, 8, 10 और n, इनका बताना है कि इनसे बने हुए बहुभुज का योग कितना होगा, ठीक है। तो आकृति दी हुई है 1, 2, 3 भुजाएं, इसमें दे रखा है 3 भुजाएं, तो इसके कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। तो इस सारणी के अनुसार ये बताया गया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। जहाँ 3 भुजाओं से घिरी आकृति है वो त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना है 180। अब अगली आकृति दी गई है चतुर्भुज, इसको 2 त्रिभुजों में बांट लेते हैं भाई। कितने बांट दें, 2 त्रिभुजों में। इस तरह से बांट दिया मैंने 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज का योग कितना होता है 180, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज और मिला दिया तो इसका योग और कितना हो जाएगा 180। 180 और 180 कितने हो जाते हैं 360, यानी 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज का 180, 2 त्रिभुजों का हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 त्रिभुजों का 360। लेकिन इसी बात को उसने दूसरी तरीका से कह दिया कि जितना हमें भुजाएं दे रखी उसमें से 2 घटा दी भुजाएं। 4 भुजाएं थी, उसमें 2 भुजाएं घटा के और 180 से गुणा कर दिया, तो 4 में से 2 गए, तो ये भी कितना हो जाएगा 360, ठीक है। अगली बार आकृति में क्या किया, पहले हम बनाते हैं इसके त्रिभुजों में खंड कर लेते हैं। इसके कहीं भी एक भुजा को पकड़ लिए, ये पकड़ लेते हैं 1, 2, तो देखो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। एक त्रिभुज का योग 180, तो 3 त्रिभुजों का योग कितना हो जाएगा 18 × 54, 540 हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। अब उसी बात को मैंने इसमें कहा था, जितनी भुजाएं दे रखी हैं उसमें से 2 कम करनी है, जितनी भुजाएं उसमें से 2 भुजाएं कम कर दी। 2 भुजाएं कम करने के बाद में अब जो शेष बच रही है हमारे पास में 3 बचेंगी। 3 का गुणा किया 180 से तो कितना है 540। तो इसका मतलब यहाँ जो थी भुजा, इसको क्या मान रहे हैं n मान रहे हैं भाई, n। अगली बार देखते हैं भाई, पहले बनाते हैं
त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, काउंट करते हैं 1 2 3 और ये 4 त्रिभुज बन गए। 4 त्रिभुज हैं, प्रत्येक का 180 डिग्री, 18 चौक 72, 720 डिग्री, 720 डिग्री आ रहा है। अब जितनी भुजाएं उसमें से 2 कम कर दिया और क्या कर दिया, 180 से गुणा कर दिया। तो यहाँ भुजाएं हर बार चेंज हो रही हैं, बाकी -2 180 -2 180 -2 180। तो भुजाएं उसको क्या रख लिया हमने, n रख लिया। यानी कि किसी भी बहुभुज का जब हम अंतःकोणों का योग निकालते हैं तो सूत्र क्या बनता है, n-2 गुणा 180 बजा इस तरह से हम त्रिभुजों में विभाजन करने के बाद। अब इसमें दिया गया है एक बहुभुज के कोणों का योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। ऐसा बहुभुज जिसमें 7 भुजाएं हैं, कितनी है, 7 भुजाएं हैं, तब n बराबर कितना हो जाएगा अब यहाँ पर 7, क्योंकि n बराबर क्या हो गया 7। 7 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, सूत्र क्या है इसका, n-2 गुणा 180। ये तो दे रखा है 4 5 6 बदलती गई है भुजा, तो इसका मान लिया n, इसकी जगह पे क्या दे रखा है, अंतःकोणों का योग। तो देखिए n बराबर कितना 7 -2 गुणा 180, कोष्ठक के कोष्ठक हल करेंगे पहले, 7 में से 5 गए, 7 में 2 गए तो कितने बचेंगे, 5 गुणा 180, 18 पंजे 90, तो इसका कितना आ जाएगा 900 डिग्री। यदि भुजाओं की संख्या 8 है तो इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 8। अंतःकोणों का योगफल, सूत्र क्या है, n-2 गुणा 180, n का मतलब 8 -2 गुणा 180, 8 में से 2 गए कितने बचेंगे, 6 गुणा 180, 18 छिंग 108, कितने हो जाएंगे, 18 की 108 और 1 0 ये लगा दी, 1080 डिग्री। अब यहाँ 10 भुजाओं वाला आ रहा है, तो n बराबर कितना आ गया 10, और अंतःकोणों का योग n-2 गुणा 180, n बराबर 10 -2 गुणा 180, 10 में से 2 गए कितने बचेंगे, 8 गुणा 180, 18 8 144, यानी कि 1440 डिग्री हो जाए कितने का योग, 10 भुजाओं वाले बहुभुज का योग। n जहाँ दे रखा है तो n बराबर कितना दे रखा है, आपकी बार n बराबर n ही दे रखा है, तो अंतःकोणों का योगफल n-2 गुणा 180, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, n ही रख रहे हैं, n-2 गुणा 180। तो इन सब से हम एक बात समझ में आ रही है पूरी सारणी और इन्हें निकाल करके, कि यदि हमें कोई भी बहुभुज हो उसकी जो भुजाएं उसको तो क्या मान लेंगे हम n भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करेंगे तो कौन सा सूत्र है, n-2 गुणा 180, यानी जो भुजाएं दे रखी है उसमें से 2 कम करके 180 से गुणा करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका योगफल। सवाल नंबर 5, समबहुभुज क्या है। तो मैंने ये जब हम बहुभुज पढ़ रहे थे तब बताया था समबहुभुज और विषमबहुभुज क्या होते हैं, उसी की लिखना है कि परिभाषा को समबहुभुज क्या है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण समान हो, वह आकृति, वह बहुभुज समबहुभुज कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। ये हो गई, यानी ऐसी आकृति की जिसकी सभी तो भुजाएं और सभी कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि अंदर के कोण बराबर हैं तो बाहर के भी कोण उसके क्या हो जाएंगे, आपस में सभी की सभी बराबर हो जाते हैं, यानी सभी कोण और भुजाएं बराबर हैं, वो क्या कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। अब इसमें दिया गया है कि 3 भुजाएं, एक ऐसा समबहुभुज जिसके नाम बताने तो मैं 3 भुजाएं बराबर हूँ भाई, तो 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, पहली बात तो त्रिभुज,
ये बन गई। अब इसमें तीनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज। तो क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरे का 4 भुजाएं बराबर हैं भाई। देखो आयत में तो बराबर होती नहीं है, वर्ग में होती हैं बराबर, क्योंकि चारों कोण भी बराबर होते हैं और चारों ही भुजाएं भी बराबर होती हैं, 1 2 3 और 4। तो ये किस में होंगी, आपस में वर्ग। या फिर इसको एक और बोल सकते हैं भाई, समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये समचतुर्भुज का ये भी एक भाग ही है। ठीक है, एक अलग है समचतुर्भुज, लेकिन इसको भी हम समचतुर्भुज ही बोलेंगे, क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। 6 भुजाएं, जिसकी 6 भुजाएं बराबर हों, 1 2 3 4, क्या बना दिया, 1 2 3 4 5 और 1 6, सभी की सभी इसकी भुजाएं बराबर हैं और इसके कोण भी क्या दे रखे हैं, बराबर। तो इसको बोलेंगे हम समषटभुज, समषटभुज या समषटभुज, दोनों एक ही बात है, समषटभुज या फिर समषटभुज। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित आकृतियों में x यानी कि कोण की माप ज्ञात की। जो x दे रखा है, इसमें यहाँ दे रखा है x और इसमें यहाँ दे रखा है, दोनों में x दे रखा है, इन दोनों की माप ज्ञात करनी है भैया हमें कि कितने कितने डिग्री का दोनों में आएगा। ठीक है, पहला देखते हैं भुजाएं कितनी, 1 2 3 4। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 2 त्रिभुज के योग के बराबर। इसका मतलब 360। चतुर्भुज, और ये भी कैसा, उत्तल है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, यानी कि चारों कोणों को जोड़ेंगे जब कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो चारों कोणों को जोड़ लेते हैं भाई, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, तो कितना आना चाहिए इन सब का, 360 आना चाहिए। अब जो अंक है उनको जोड़ लेते हैं, 0 0 0, यहाँ कितना आएगा, 2 और 3 5, 5 और 5 10, हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, 300 प्लस x बराबर 360। ठीक है, यहाँ पर आएगा, या पक्षांतरण करेंगे, अंक को अंक की तरफ ले जाएंगे, x छोड़ दें यहीं पर, 360 माइनस 300, तो x बराबर 360 में से 300 गए तो कितने आएगा, 60 डिग्री, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना, 360 डिग्री होता है। अब चारों कोणों को जोड़ा, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 1 और 2 कोण दे रखे हैं, ये तो ही नहीं। अगर ऐसा कभी भी इस तरह आता है तो इसको क्या मानते हैं, 90। ये जब 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से हैं, रैखिक कोण योग में। जब हम किसी भी एक रेखा पर इस तरह से कोण बनाते हैं, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180, 90 इधर रह गया तो 90 इधर रह जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 180। इसलिए यहाँ पर जोड़ते हैं भाई, x प्लस ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 प्लस 70, तो कितना आना चाहिए, चारों का योग 360 आना चाहिए भाई। या x, इन सब को जोड़ते हैं, 0 0 0, तो कितना आ जाएगा, 0 7 6 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 22 बराबर 360। या पक्षांतरण कर देंगे, 220 इधर चला जाएगा, 360 में से कितना घटाना, 220, तो x बराबर 60 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 40, 3 में से 2 गए तो 1, कितना आ जाएगा, x बराबर 140। यहाँ ये रैखिक कोण युग्म है, यहाँ पर क्या है, रैखिक कोण युग्म है। यहाँ पर हम दे सकते हैं इसको, क्योंकि 90 प्लस 90 यानी कि रैखिक कोण युग्म से,
यहाँ पर रैखिक कोण युग्म लिया है इस 90 के जगह पर, हमने क्या लिया, 90 वाला रैखिक कोण युग्म से लिया गया। आकृति नंबर सी यानी कि तीसरी आकृति में देखते हैं। अब इसमें भुजाएं देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 और 5 भुजाएं। दोनों कोण कैसे हैं, आपस में बराबर है। पहले तो हमें ये देखना है कि ये अंदर वाले कोण नंबर 1 और कोण नंबर यहाँ मान लिया हमने 2, क्योंकि अंदर के कोण निकलेंगे तभी तो हम जोड़कर बता सकते हैं उसको। तो पहले देखते हैं ये अंदर वाले 1 और 2 कोण, ये निकाल लेते हैं। कोण 1 + 70 बराबर दोनों कैसे होने चाहिए भाई, 180 डिग्री होने चाहिए। क्यों, क्योंकि रैखिक कोण युग्म, जब एक रेखा पर इस प्रकार से कोण बने हुए हैं तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण नंबर 1 बराबर 180 डिग्री में से पक्षांतरण हो गया कितना, 70 इधर चला गया, 1 बराबर 180 में 70 गए तो कितने बचेंगे, 110। तो कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री, समीकरण नंबर 1। इसी तरह कोण 2 और 60 को, कोण 2 प्लस कोण 60 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180। ये भी कौन सी बात है, रैखिक कोण युग्म की, इनका भी योग कितना होना चाहिए, 180। कोण नंबर 2 180 में से कितना घटाना, 60, पक्षांतरण करके कोण 2 बराबर 180 में 60 गए तो कितना बचेगा, 120 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अच्छा, कितनी आकृति है, 1 2 3 4 और 5 भुजा हैं, तो लिख सकते हैं भुजाओं की संख्या कितनी है, n बराबर कितनी दे रखी है, 5। पंचभुज का योगफल n - 2 गुणा 180, 5 - 2 गुणा 180 बराबर 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3 गुणा 180 और 18 तिया 54, 540 डिग्री आना चाहिए। किसका, पंचभुज का, इन पांचों कोणों का, 1 2 x 30 x, इन सब का योग कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 540। तो पंचभुज का योगफल पांचों कोणों को जोड़ लेते हैं, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस x, कोण 1 2 x 30 और x 30 प्लस कोण x, इन सब का योग कितना आना चाहिए, 540 आना चाहिए भाई। इन सब का योग कितना आना चाहिए, 540 आना चाहिए। तो कोण नंबर 1 का कितना मान दे रखा है यहाँ पर, 110 डिग्री। कोण नंबर 2 हमने निकाला कितना, 120। x और x कितने हो गए, 2x प्लस 30 बराबर 540। ठीक है, अब देखो 2x तो छोड़ दिया यहीं पर, बाकी 540 माइनस 30 और 120 150 और 110 260 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, पक्षांतरण कर देंगे जब। तो x बराबर 540 में से 260 घटाने हुए तो 0 में से 0 गया, 14 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 8, यहाँ बचा 4 में से 2 गए तो 2 यहाँ था, इसके बटे में चला गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 चौके 8 और 0 का 0। तो x का मान यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 140 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये तो हो गया इसके लिए करते हैं भाई। इसमें देखो सभी की सभी क्या दिए हुए हैं, x दिए हुए हैं, इसका मतलब सभी कोण कैसे हैं, इसके बराबर है। सभी भुजाओं पर डबल टिक लगा हुआ है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समपंचभुज। क्या हो गया, ये समपंचभुज हो गया। भुजाएं कितनी है इसकी भाई, 5। अंत है कोणों का योग, अंत कोणों का योग कितना आएगा इसका, n - 2 गुणा 180, ये तो आना चाहिए भाई। जब हम करेंगे 5 - 2 गुणा 180, 3 बचा यहाँ पर, 3 गुणा 180 तो 540। पंचभुज का योग कितना आ गया, अंतः कोणों का योग कितना है, 540। इसका मतलब पंचभुज का योग कितना आ गया, 540। पंचभुज कितनी है, 5 भुजाएं, इसके कोण जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5।
एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि पांचों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 540 आ जाना चाहिए भाई इसका। तो 5x है, इसका मतलब जोड़िए 5x 540, x बराबर 540, 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, नहीं गई जीरो, एक और जीरो ले लेते कितना हो जाएगा? 5 अट्ठू 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ रहा है इसका? 108। या फिर सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं कि भाई टोटल कोणों का योग कितना है? 540। केवल भुजाओं की भाग देना है, क्योंकि भुजाएं इसके बराबर है, 5 भुजाओं का इसमें भाग देना, यही आया अंतिम में। तो 5 भुजाओं को भाग देंगे तो कितना आएगा? 108 डिग्री। प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है, ये त्रिभुज है, इसके बहिष्कोण दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, इनका योग ज्ञात करना है। इधर भी दे रखा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनका भी योग ज्ञात करना है। इसके करने के लिए दो विधि हैं, दोनों विधियों को बता रहा हूँ, आपको दूसरी विधि को फॉलो करना है। बता मैं दोनों कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें समझ लेते हैं पहले उस विधि को, एक डिटेल्ड है और एक बिल्कुल शॉर्ट विधि है। आप इसमें देखते हैं भाई त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज के तीनों बहिष्कोण दे रखे हैं। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यहाँ पर 90, 30 और यहाँ पर एक मान के चलिए कोण नंबर 1। त्रिभुज एक नाम रख दिया ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण का योग कितना होना चाहिए भाई? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 30 प्लस 90 प्लस एक कोण दे रखा, कौन सा? बी, जिसका मान नहीं है, लेकिन तीनों का योग कितना आना चाहिए? 180। तो कोण बी बराबर 90 और 30 120, 120 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी कोण बी बराबर 180 में से 20 गए, 120 गए तो कितना बचेगा? 60। तो ये वाला अंदर वाला कोण कितने का बच रहा है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बच रहा है। तो अब हमें एक विधि लगानी है, कौन सी वाली? यहाँ देखते हैं, कोण जेड और कोण 30, कोण जेड सॉरी जेड प्लस 30, ये कितने का होगा भाई? 180 का होगा, नहीं होगा? ये दोनों मिलाएंगे तो होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह एक रैखिक कोण युग्म है, इसलिए जेड बराबर 180 माइनस 30, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 150। यहाँ लिख सकते हैं रैखिक कोण, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं भाई, इसको लेते हैं x प्लस 90 बराबर 180, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो x बराबर जब हम 90 को इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कितना बचा? x बराबर 90 और समीकरण नंबर 2। वही बात है, इसमें भी रैखिक कोण है, इधर ले जाएंगे 60 और y जोड़ेंगे इसमें, y प्लस 60 बराबर 180 बराबर सॉरी और y बराबर 60 इधर ले गए माइनस का, तो कितना आ जाएगा? 120। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर कितना आ गया? यहाँ पर 3 आ गया भाई। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर क्या कर रहे हैं भाई? हम समीकरण नंबर 1, 2, 3 को जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में देखो, यहाँ पर क्या है? जेड, यहाँ पर क्या है? एक्स, यहाँ पर क्या है? वाई। तो एक्स वाई जेड इन तीनों को तो ज्ञात करेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स का मान कितना है यहाँ पर? 90, वाई का मान कितना आ रहा है? 120 और जेड का मान कितना आ रहा है? 150। इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 0 0 0, 5 और 2 7, 7 और 9 16, यानी यहाँ से लगी 1 और 1 2 और 1 3। तो कितना आ रहा है? एक्स वाई जोड़ एक्स वाई जेड का योगफल कितना आ रहा है? 360। तो मैं एक शॉर्ट बता रहा हूँ बिल्कुल, इसको नोट के रूप में लिख लीजिएगा। किसी भी बहुभुज के, इसको दूसरी तरीके से लिख देता हूँ भाई मैं, किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज यानी कि कितनी भी भुजाएं हो वाली, बहुभुज के सभी बहिष्कोण, सभी बहिष्कोणों का योग फल हमेशा
यानी हमेशा 360 डिग्री होता है। बस यही करना है भाई तुम्हें, ये शॉर्ट है बिल्कुल। यदि कोई भी आकृति है, चाहे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, कोई भी आकृति है और हमसे निकलवाना है क्या उसका बहिष्कोणों का योगफल, तो वो हमेशा कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। हमें एवं की तरह उत्तर दे देते हैं। अब इसमें x, y और z तीनों बहिष्कोणों का योग, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, हम डायरेक्ट निकालते तब भी 360, ये निकल गया भाई 360 इतना करने के बाद भी। अब इसमें अगले में दे रखा भाई w, x, y, z चारों के चारों बहिष्कोण हैं। हम लिख सकते हैं किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। इसलिए w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि चारों कोणों को जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा हमारा 360 डिग्री।